कभी कभी मीठे बोलने वाले सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो अपनी चापलूसी से आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और जब तक आप सच को समझते हैं तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं एक ऐसी कहानी जहां विश्वास सबसे बड़ी भूल बन गया? बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर हुआ करता था। नाम था सौभाग्यपुर। इस नगर में एक बेहद अमीर व्यापारी रहता था। नाम था सेठ माधवदास। सेठ जी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अनाज, मसाले, कपड़ा, हर जगह उनकी पूछ थी। लेकिन बेटा, सेठ माधवदास में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह था चापलूसी का भूखा होना। जो कोई भी उसकी तारीफ कर देता, सेठ उसे अपना समझ बैठता। इसी नगर में एक चालाक और धूर्त ठग भी रहता था। नाम था धुर्तक। धुर्तक की नजर सेठ की दौलत पर थी। वह जानता था कि सेठ को जीतने का रास्ता उसके कानों से होकर जाता है, उसके मन से नहीं। एक दिन धुर्तक शानदार कपड़े पहनकर सेठ के दरबार में पहुंचा। उसने सेठ के चरण छुए और बोला, सेठ जी, आप जैसा धर्मात्मा, दानी और गुणवान पुरुष इस युग में कोई नहीं। आपके जैसे तो स्वर्ग के देवता भी तरसते होंगे। सेठ यह सुनकर फूला न समाया। उसने धुर्तक को सम्मान दिया, अपने साथ भोजन कराया और व्यापार में सलाह लेने तक का हक दे दिया। धीरे धीरे धुर्तक सेठ का विश्वास पात्र बन गया। जहां सेठ अपने परिवार से कुछ न कहता, वहां धुर्तक को हर भेद बताने लगा। यही होती है चापलूसी की असली ताकत, आदमी को बिना तलवार के हार मानने पर मजबूर कर देना। दिन बीते, हफ्ते बीते। अब धुर्तक सेठ के माल गोदाम, खजाने और गुप्त रास्तों की सारी जानकारी पा चुका था और वह सही समय का इंतजार कर रहा था जब सेठ सबसे कमजोर पड़ेगा। जहां एक तरफ सेठ माधवदास को धुर्तक के मीठे बोलों में अपना आदर्श पुत्र नजर आता था, वहीं धुर्तक दिन रात अपनी चालें बुन रहा था। जिस दिन से उसने सेठ के मन में जगह बनाई थी, उसी दिन से उसके अंदर एक भूखे भेड़िए जैसी लालसा पैदा हो गई थी। इसका सब कुछ मेरा होना चाहिए। सेठ माधवदास का व्यापार फलता फूलता जा रहा था। रोज नए सौदे होते, लाखों का मुनाफा घर आता। लेकिन सेठ धीरे धीरे अपने पुराने विश्वास पात्र कर्मचारियों से दूरी बनाने लगा। अब तो जो भी निर्णय होता धुर्तक की सलाह से होता। सेठ के पुराने मंत्री और रिश्तेदार चुपचाप देखते रहे, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सेठ की आंखों पर चापलूसी का घना पर्दा पड़ चुका था। एक दिन धुर्तक ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके जितने भी गुप्त खजाने हैं उन्हें अलग अलग जगह रखने का समय आ गया है। आजकल चोर डकैतों की संख्या बढ़ गई है। यदि सब एक ही जगह रहेगा तो बड़ा खतरा है। सेठ को धुर्तक की बात सोने जैसी झंझी, और फिर वही हुआ जो धुर्तक चाहता था। सेठ ने अपने सबसे कीमती मोती, हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं धुर्तक की निगरानी में एक गुप्त हवेली में भिजवा दी। हवेली का ताला और चाबी धुर्तक के भरोसे छोड़ दी गई। सेठ हर रोज धुर्तक की तारीफों में डूबा रहता। वाह, ऐसा वफादार युवक मैंने जीवन में नहीं देखा। ये तो मेरे पुत्र तुल्य है। इसे जो भी कहूं कम है। सेठ के घर में भी धुर्तक का आना जाना इस कदर बढ़ गया था कि वह परिवार का हिस्सा बन गया था। यहां तक कि सेठ की बेटी राधिका भी धुर्तक के प्रति श्रद्धा रखने लगी थी। पर याद रखो, जो बाहर से मीठा दिखे वह भीतर से कितना जहरीला हो सकता है, यह जानना बुद्धिमानों का काम है। और दुर्भाग्य से सेठ यह बुद्धि खो चुका था। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपने व्यापारिक दस्तावेजों में भी साझेदार बना लिया। उसके नाम से नई दुकानों के कागज बनवाए, यहां तक कि अपने सबसे पुराने वफादार मुंशी तक को हटा दिया। अब मुंशी जी की क्या जरूरत है, मेरा धुर्तक बेटा सब संभाल लेगा, सेठ ने कहा। यह सुनते ही नगर में चर्चा फैल गई। सेठ माधवदास अब अपने ही घर को चोर के हवाले कर बैठा है। परंतु जब आदमी मोह और भ्रम में डूब जाता है तो उसे बाहर से आती चेतावनी भी गूंगी लगती है। उसे सच सुनाई नहीं देता, केवल वही सुनाई देता है जो उसका मन सुनना चाहता है। अंततः वह दिन आया जब धुर्तक ने अपनी अंतिम चाल चली। एक रात गुप्त हवेली के सारे खजाने को ले जाकर धुर्तक नगर छोड़कर कहीं और भाग निकला। सुबह जब सेठ माधवदास को खबर मिली तो वह हक्का बक्का रह गया। यह कैसे हो सकता है? धुर्तक तो मेरा पुत्र समान था, उसने ऐसा कैसे कर दिया? नहीं,
ये कोई साजिश होगी, वह ऐसा नहीं कर सकता। पर सच तो वही था बेटा। धुर्तक सारे खजाने के साथ गायब हो चुका था। सेठ की आंखों के सामने से जैसे जीवन का रंग उड़ गया। न व्यापार बचा, न खजाना, न सम्मान। अब सेठ अकेला खड़ा था, अपने विश्वास की गलती के कारण बर्बाद हो चुका था। उसके सारे कर्मचारी उसे छोड़ चुके थे। नगर में उसका नाम अब उपहास का विषय बन चुका था। जहां कभी उसकी प्रशंसा होती थी, अब वहां तंज कसने वाले ठहाके गूंजते थे। विश्वास करना बुरा नहीं होता, पर विवेक और बार बुद्धिबोध से रहना, हर समय सतर्क रहना, यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चापलूसी करने वाले लोग पहले आपकी आत्मा को मदहोश करते हैं, फिर आपकी दुनिया को लूट कर चले जाते हैं। जब आदमी अपने घमंड और अंधविश्वास में डूब जाता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि जाती है तो फिर उसके पीछे दौड़ता है संकट, अपमान और बर्बादी। सेठ माधवदास का भी यही हाल था। नगर में जब खबर फैली कि धुर्तक सारा खजाना लेकर भाग गया है तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो कैसा बुद्धिमान सेठ था जिसे एक चापलूस ने ठग लिया। अरे भाई, जिसने सारे गहने चोर के गले में डाल दिए थे, उसका यही हश्र होना था। घर के नौकर तक अब आंख उठाकर जवाब देने लगे थे। सेठ को अब न व्यापार का सहारा था, न सम्मान का। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया था। यहां तक कि सेठ की अपनी बेटी राधिका भी उदासी में डूब गई थी। यही तो जीवन का असली मोड़ होता है, जहां या तो आदमी टूटकर बिखर जाता है या फिर खुद को तपाकर सोना बनता है। सेठ ने कई दिन अपने कमरे में अकेले बैठकर विचार किया। खाने पीने तक से उसका मन उठ गया था। दिन रात वह धुर्तक के धोखे के बारे में सोचता रहता। आखिर एक रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं यूं हार मान लूं? क्या मेरी सारी जीवन की मेहनत एक धूर्त के हाथों बर्बाद होनी चाहिए? उस रात चांदनी कुछ अलग थी बेटा। सेठ की आंखों में नमी थी, पर दिल में एक नई आग जल उठी थी। नहीं, उसने दहाड़ लगाई, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, मैं फिर से उठूंगा, अपने नाम को वापस चमकाऊंगा। उसने पुराने वफादार मुंशी को बुलवाया। मुंशी जी, जो वर्षों से बाहर बैठे हुए केवल इंतजार कर रहे थे, दौड़ते हुए आए। सेठ ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, मुंशी जी, मैंने अज्ञानवश आप जैसे सच्चे लोगों को छोड़ा, मुझे क्षमा करिए। अब मैं आपको अपना गुरु मानकर आपकी सलाह से ही आगे बढ़ूंगा। मुंशी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, गलती हर किसी से होती है, पर जिसने अपनी गलती को पहचाना वही असली योद्धा होता है। अब उठिए, समय है अपने सम्मान को पुनः पाने का। उस दिन से बेटा सेठ ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। उसने नगर के पुराने ग्राहकों से मिलना शुरू किया, उनसे माफी मांगी और कहा, मैंने आपको भुला दिया था, पर अब फिर से आपसे ही अपना नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। ग्राहकों ने भी देखा कि सेठ में अब घमंड की जगह विनम्रता आ गई है। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ लौटने लगे। सेठ ने नई दुकान खोली, छोटी सी, सादगी भरी, लेकिन ईमानदारी से भरी हुई। अब न चापलूसों की भीड़ थी, न झूठे संबंधों का जाल। अब सेठ ने हर कदम विवेक से उठाना शुरू कर दिया। सेठ के मन में अब भी एक चिंगारी जल रही थी, धुर्तक को उसकी करनी का फल देना। सेठ ने नगर के सैनिक प्रमुख से मिलकर धुर्तक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। नगर के चारों ओर संदेश भेजे गए। सेठ ने अपने पुराने व्यापारिक संबंधों का उपयोग कर धुर्तक का सुराग ढूंढवाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन सूचना मिली, धुर्तक एक दूरस्थ राज्य में किसी और व्यापारी के वेश में नया जाल बुन रहा है। सेठ ने तुरंत गुप्तचरों को रवाना किया। गुप्तचरों ने बड़ी चालाकी से धुर्तक को पकड़वाया। उसे जंजीरों में जकड़कर नगर लाया गया। नगर में धुर्तक को जंजीरों में बंधा देख लोगों ने तालियां बजाई। अरे, यही तो वह चोर है जिसने सेठ माधवदास को लूटा था। अब धुर्तक के चेहरे पर घबराहट थी, उसका सारा दंभ चूर चूर हो चुका था। सेठ ने सबके सामने खड़े होकर कहा, यह वही धूर्त है जिसने मेरी सरलता का लाभ उठाया, पर आज मैं इसे भी सिखाऊंगा कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत कभी हारती नहीं। नगर के न्यायालय ने धुर्तक को सजा सुनाई। उसके द्वारा चुराए गए धन को सेठ को लौटाया गया और धुर्तक को कारावास की सजा मिली। सेठ ने धुर्तक को एक नजर देखा और कहा, तेरा अंत तेरी चालों के अनुरूप ही हुआ।
चापलूसी से जो रिश्ता बनता है वह सच्चे प्रेम से नहीं, स्वार्थ से जुड़ा होता है। स्वार्थ का रिश्ता कभी देर तक नहीं टिकता। इस कहानी से हमें दो बातें सीखनी चाहिए। पहली, चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो आपकी हर बात पर सिर हिलाए वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। दूसरी, विवेक और बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, चाहे सामने कितना भी मीठा बोलने वाला व्यक्ति क्यों न खड़ा हो। सेठ माधवदास ने जब धुर्तक को सजा दिलवाई और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया, तब भी उसके मन में कोई घमंड नहीं आया। वह जान चुका था कि सच्चे जीवन का सार केवल धन में नहीं, बल्कि धर्म, बुद्धि और सच्चे रिश्तों में है। नगर में अब फिर से उसका नाम आदर के साथ लिया जाने लगा। जो लोग पहले हंसते थे अब उसके चरण स्पर्श करते थे। लेकिन बेटा, माधवदास अब बदल चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसमें विनम्रता, धैर्य और गहरी समझ आ चुकी थी। सेठ ने तय किया कि वह इस अनुभव से केवल खुद नहीं सीखेगा, बल्कि पूरे नगर को भी सिखाएगा। एक दिन उसने नगर के चौक में एक विशाल सभा बुलाई। हर कोने से लोग उमड़ पड़े। बड़े व्यापारी, छोटे कारीगर, सैनिक, गृहिणियां, बच्चे, सब उस सभा में एकत्र हो गए। सेठ ने मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं अपने जीवन के सबसे बड़े अनुभव को आपके साथ साझा करने आया हूं। मैंने अपनी मूर्खता से सब कुछ खोया और फिर भगवान की कृपा से अपने विवेक से सब कुछ वापस पाया। पर सबसे बड़ा धन जो मैंने अर्जित किया वह अनुभव है। आज मैं आपको यह अनुभव सौंपना चाहता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। हर आंख सेठ की तरफ टिकी थी। हर कान उसकी बातों को आत्मा तक पीने को तैयार था। सेठ ने आगे कहा, ध्यान रखना, चापलूस, मीठी बातों वाले, खुशामदी लोग कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जो तुम्हें केवल तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धन या तुम्हारे पद के लिए पूछते हैं, वे तुम्हारे पतन का कारण बनते हैं। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें टोकता है, जो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए कटु सत्य कहने का साहस रखता है। दूसरी बात, जीवन में निर्णय हमेशा विवेक और बुद्धि से लो। भावनाओं के जाल में फंसकर जल्दबाजी में कदम मत उठाओ। हर मीठी मुस्कान के पीछे का उद्देश्य जानो। हर मीठी बात के भीतर छुपे स्वार्थ को पहचानो। यदि तुमने विवेक से काम लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, और अगर तुमने अज्ञानता में आंखें बंद कर ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। सभा में बैठे हर शख्स की आंखें नम थीं। कई व्यापारियों ने वहीं प्रण लिया कि अब वे अपने आसपास के चापलूसों से सावधान रहेंगे। कई युवाओं ने ठान लिया कि अब वे हर निर्णय सोच समझकर करेंगे। सेठ ने फिर घोषणा की, मैं एक विद्यालय खोलूंगा जहां व्यापार ही नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार भी सिखाए जाएंगे, जहां बच्चों को बुद्धि, विवेक और धर्म का सही ज्ञान मिलेगा, जहां उन्हें सिखाया जाएगा कि सच्ची सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं बल्कि धर्म और सत्य का पालन करने में है। नगर के सारे लोग खुशी से झूम उठे। सेठ माधवदास ने जो स्वयं गलती की थी, अब वह भविष्य की पीढ़ी को उससे बचाने का व्रत ले चुका था। जिस विद्यालय की घोषणा सेठ ने उस दिन की थी, वह कुछ महीनों में बनकर तैयार हो गया। नगर के सबसे विद्वान आचार्यों को बुलाया गया। हर सप्ताह जीवन की वास्तविकताओं पर शिक्षाएं दी जाती, कहानियां सुनाई जाती, जिसमें यह सिखाया जाता कि कैसे चापलूसी के जाल से बचना चाहिए, कैसे विवेक से निर्णय लेने चाहिए। यह विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था बेटा, यह एक संस्कार भूमि बन चुका था, जहां से निकलने वाला हर बच्चा एक सच्चा नागरिक बनता था, जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी जीता था। धीरे धीरे नगर का स्वरूप बदलने लगा। व्यापारियों में ईमानदारी बढ़ने लगी, शासकों में धर्म के प्रति श्रद्धा जागने लगी। नगर में सौहार्द, विश्वास और सत्य की महक फैल गई। और सेठ माधवदास, वह अब साधारण से वस्त्र पहनता, साधारण भोजन करता, लेकिन उसकी आत्मा एक राजा की भांति तेजस्वी थी। लोग उसे अब सेठ गुरु कहकर पुकारने लगे थे। हर शाम वह मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं सदा सत्य मार्ग पर चलूं। मुझे विवेक दो कि मैं कभी किसी चापलूस के बहकावे में ना आऊं, और मुझे साहस दो कि मैं सदा धर्म और न्याय का पालन करूं। उसकी प्रार्थना में केवल अपने लिए नहीं
बल्कि पूरे नगर के लिए आशीर्वाद था। यह थी सेठ माधवदास और धुर्तक की असली कहानी, एक ठग और एक व्यापारी की कथा जिसका संदेश हर काल हर युग में अमर है। मूल संदेश यह है, चापलूसों से सदा सावधान रहो, बुद्धि और विवेक से निर्णय लो, धर्म और सत्य से कभी मुंह मत मोड़ो। जो गिरकर भी उठता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। याद रखना, धर्म से बड़ा कोई धन नहीं और विवेक से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। आज की कथा यहीं पूरी होती है, पर इसका संदेश तुम्हारे जीवन भर के लिए है।